हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए के आ गए हैं जो कि होने वाला है यहाँ पे सेमेस्टर 2 जिन भी स्टूडेंट का मेजर पेपर हिस्ट्री है, जो MJ3 यहाँ पे देख रहे होंगे, जिन भी स्टूडेंट का MJ3 है मेजर पेपर, यहाँ सेशन आप लोग देखिएगा तो 24 से 28 सेशन है। तो इसके आज हम जो क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो है जो लिया गया है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य से यहाँ पे लिया गया है। इससे भी पहले हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं सेमेस्टर 3 मेजर 3 का, जो MJ जो 3 है उसका हम कई सारा हम डाल चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम आप लोग के लिए जो लेके आए हैं वो है विजयनगर साम्राज्य से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो आज हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें भूमिका के बारे में देखेंगे, इसका वर्णन के बारे में देखेंगे, इसकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में, विजयनगर साम्राज्य के क्या प्रभाव पड़ा था उस पर सारा एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि जितना भी आप लोग का पेपर है वो वैसे स्टूडेंट का जितना भी सेमेस्टर 2 में जो है सारा का PDF हम टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में दोनों में डाल देंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है वो है विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां का वर्णन करना। जो विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां किस प्रकार से थी उसके बारे में सब एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है वो इसे लिखते भी जाइएगा, ताकि आप लोग को अगर नोट्स अगर अभी बना रहेगा तो एग्जाम के टाइम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सर्वप्रथम इसकी हम भूमिका के बारे में हम लोग देखेंगे कि भूमिका के बारे में किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है और उसे जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है दक्षिण भारत का इतिहास। विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक, जो यहाँ पे लिखा गया है 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक, यहाँ तक विजयनगर साम्राज्य जो था वो तब तक विजयनगर साम्राज्य के इतना से इतना ईस्वी तक माना जाता है। अगला जो पॉइंट में जो लिखा गया है वो है हरिहर और बुका द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से अत्यधिक समृद्ध था। इसमें यह बोला गया है जो विजयनगर जो साम्राज्य जो था उसे जो स्थापित किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे लिखा गया है हरिहर और बुका नामक, यानी ये जो हरिहर जो थे और बुका ये दोनों अपने भाई थे, इनके द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और इसके जो अगला जो पॉइंट में जो लिखा गया वो है जिस समय उत्तर भारत में तुर्क का आगमन के बाद मुगल सत्ता का प्रचार हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर अपने वैभव, शक्ति और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रसिद्ध हुआ और यह साम्राज्य लगभग 3 वर्षों तक दक्षिण भारत का सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का केंद्र रहा। इसमें यह बोला गया है कि जब उत्तर भारत में जब तुर्क का जब आगमन हो रहा था उसी समय विजयनगर साम्राज्य का प्रचार प्रसार हुआ और उसी समय इसका विकास हुआ। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा गया है, अगला पॉइंट में उसको जानेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वह है विजयनगर साम्राज्य के जो शासक ने कला, स्थापत्य, साहित्य और संगीत, धर्म, भाषा तथा सामाजिक जीवन का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। जो वहाँ के जो शासक जो थे, विजयनगर के जो शासक थे, उन्होंने अपने शासनकाल में कला और स्थापत्य और साहित्य, संगीत यानी धार्मिक आदि कई सारी चीज़ों पर उन्होंने अपना योगदान और महत्वपूर्ण योगदान काफ़ी ज़्यादा दिए थे। आगे जो इसी में लिखा गया वो है उनकी सांस्कृतिक नीतियों और दक्षिण भारत की परंपराओं को संरक्षित ही नहीं बल्कि उन्हें नया जीवन प्रदान किया। इस साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां आज भी हम्पी खंडहरों, मंदिरों और मूर्तियों को साहित्य स्रोत का स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें यह बोला गया जो विजयनगर जो साम्राज्य है आज भी अगर आप लोग अगर देखेंगे तो कई सारे जैसे में इसमें यहाँ पे बताया गया कि जो हम्पी जो था उससे या फिर मंदिरों में या फिर साहित्य आदि कई सारे चीज़ों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप लोग के लिए चित्र के भी माध्यम से यहाँ हम्पी को दर्शाने का प्रयास किएंगे, ताकि आप लोग को रिसेंटली में जो अगर आप देख सकें तो चित्र के माध्यम से भी आप इसे ज़्यादा बेहतर तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से हम्पी का चित्र बनाया गया था और था। तो चलिए इसका जो अगला पॉइंट में जो लिखा गया है वो है विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पॉइंट में जो लिखा गया है वो है केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सर्वप्रथम जो क नंबर में जो लिखा गया वो धर्म सापेक्ष का शासन, मतलब इसमें धर्म के प्रति किस प्रकार से यहाँ पे शासन किया जाता था उसके बारे में। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। विजयनगर का शासन धर्म सापेक्ष था, जिसमें यह शासन मुसलमानों के विरोध, हिंदू संस्कृति तथा धर्म की रक्षा हेतु बना था। धर्म सापेक्ष होने पर भी विदेशियों पर अत्याचार नहीं किया जाता था, बल्कि मुस्लिम प्रजा को भी सभी सुविधाएं प्राप्त थी। इसमें यह बोला गया कि धर्म के प्रति अपने शासन में किस तरह से व्यवस्था लागू किया गया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और जबकि यह शासन जो बताया गया है वह मुसलमानों के विरोध में था, जबकि जो हिंदू का जो सांस्कृतिक और धर्म इसमें जो बना गया था वो काफ़ी अच्छा मतलब सुरक्षित बनाया गया था। इसके साथ साथ जो विदेशी पर जो अत्याचार जो किया जाता था वो ये शासन व्यवस्था में नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पे जो था मुस्लिम प्रजा जो थी वो उसे भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा यहाँ पे मिलती थी। उसके बारे में यहाँ पे धर्म सापेक्ष जो शासन व्यवस्था था वहाँ पे बताया गया। दूसरा में है सैनिक तानाशाही का शासन। जो सैनिकों को जो तानाशाही का शासन व्यवस्था था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसमें यह लिखा गया कि विजयनगर का शासन सैनिक शासन था, जो कि केंद्रीय शासन का प्रधान राजा होता था। उसके अधिकारी अनियंत्रित और असीमित होते थे। यह स्वेच्छाचारी निरंकुश होते थे। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो वहाँ के जो सैनिक शासन व्यवस्था था उसके जो प्रधान जो होता था वहाँ के जो राजा होते थे वही प्रधान होते थे, और इसे असीमित मतलब इसमें किसी प्रकार का सीमित सैनिक नहीं होते थे। कई ज़्यादा निरंकुश होते थे या फिर कई ज़्यादा मात्रा में अगर बोल सकते हैं तो यहाँ पे लिया जाता था। अगला जो है यद्यपि मंत्रिमंडल का राजा को सलाह देती थी, फिर भी वह राजा स्वयं सेनापति का न्यायाधीश होता था, और परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बल्कि विजयनगर के सब राजा का दुराचारी थे। इसमें यह बताया गया कि जो वहाँ के मंत्री परिषद जो थे वो राजा को सलाह देती थी, और साथ साथ
जो उसकी जो सेनापति जो थी, सेनापति या न्यायाधीश, वह इसका अर्थ नहीं बल्कि विजयनगर के राजा दुराचारी थे। जो सेनापति या न्यायाधीश के रूप में जो काम करते थे वो कौन थे? वो राजा दुराचारी के वही यहाँ पे काम किया करते थे। अगला में अगर देखते हैं तो यहाँ पे है मंत्री परिषद, मतलब विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार से मंत्री परिषद बनाया गया था उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं मंत्री परिषद में कौन कौन क्या मंत्री थे, उसके बारे में भी आगे जाके देखेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देख लेते हैं मंत्री परिषद किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो है राजा के शासन कार्य में परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो वहाँ के जो सलाहकार थे या फिर जो राजा को जो सलाह देते थे वो मंत्री परिषद ही होती थी, ताकि सभी मंत्रियों अपना अपना विचार राजा के सामने रख सके। यद्यपि इन मंत्रियों का ठीक संख्या मालूम नहीं चलती थी, लेकिन अनुमानित से यह कहा जा सकता है कि विजयनगर जैसे बड़े राज्यों के लिए संख्या 8 और उससे अधिक होती थी। मतलब इसमें यह बोला जाता था कि जो मंत्री परिषद थी उसमें अनुमान तो एक नहीं लगाया जा सकता था कि कितने मंत्री परिषद थे, लेकिन एक अनुमान के तौर पर अगर आप लोग अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें 8 मंत्री परिषद थे या फिर उससे ज़्यादा भी हुआ करते थे। राजा स्वयं उसकी नियुक्ति करता था और मंत्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति से हुआ करते थे। कभी कभी मंत्री का पद वंशानुगत भी हुआ करता था, और किंतु समान नियम नहीं था कि राजा परिषद का परामर्श बनाने के लिए बाध्य नहीं होती थी। मतलब इसमें यह बोला जाता है कि जो मंत्री परिषद जब बनाया जाता था तो वहाँ के जो राजा जो थे वो खुद अपने तरीके से वहाँ पे नियुक्ति किया करते थे, और साथ ही साथ कई सारे मंत्रियों का था उसका वंशानुगत यहाँ पे परंपरा चलता रहा था कि अगर मेरे पापा जी अगर यहाँ पे अगर मंत्री हैं तो उसका बेटा भी वहाँ पे मंत्री बनेगा। किसी मंत्री परिषद में ऐसा हुआ करता था। अगला यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वहाँ जो लिया गया है वो है दरबार की शोभा, मतलब दरबार की किस प्रकार से शोभा वहाँ पे बनाया गया था उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, जो कि लिखा गया कि विजयनगर के शासन मुसलमान शासकों की भर्ती दरबारों की शोभा पर विशेष ध्यान देते थे। इस पर बहुत धन्य व्यय होता था। विभिन्न प्रकार के उत्सव की दरबार होते थे। मतलब यहाँ जो दरबार जो बनाया गया था वह जो वहाँ दरबार पर जो लोग रहते थे वो मुसलमान के तौर पर अधिक संख्या में यहाँ पे नियुक्ति किया जाता था, और इसके प्रकार जो वहाँ उत्सव जो होता था दरबार में वो कई सारा उत्सव वहाँ पे मनाया जाता था। इसके बारे में दरबार की शोभा के बारे में बताया गया। अगला जो नेक्स्ट सैनिक संगठन के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो सैनिक संगठन विजयनगर साम्राज्य की किस प्रकार की थी उसके बारे में। तो यहाँ पे यह बताया गया कि विजयनगर साम्राज्य के मुसलमानों के साथ संघर्ष संवेद जारी रहा, और अतः शासकों का सेव शक्ति की ओर से अधिक ध्यान दिया गया। यहाँ पे यह बोला गया कि जो मुसलमानों के जो साथ जो युद्ध था, संघर्ष था, उसके साथ भी जारी रहा। इसके साथ साथ जो शासकों का जो सेव शक्ति था वो भी कई अधिक उस पर भी ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो समति आधार पर सेना का संगठन किया गया, जो कि सेना सम्राट की तथा दूसरी परंपराओं की होती थी, और सभी सेना का 3 अंग होते थे। मतलब यहाँ पे जो सेना की जो नियुक्ति होती थी और सभी सेना का यहाँ पे अलग अलग विभागों में बांटा गया था, जो कि सेनाओं का 3 अंग होता था। पहला था हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा में है पैदल। मतलब पहला सेना का काम था कि वह हाथी पर सवार होकर युद्ध करेंगे, दूसरा सेना का काम था कि वह घोड़े पर सवार होकर युद्ध करेंगे, और तीसरा में था कि पैदल से युद्ध कर सकते हैं। इसी में जो आगे लिखा गया है वह है युद्ध के समय राज्य की सेनाएं एकत्रित हो जाती थी और शत्रु से युद्ध करती थी, और विजयनगर की सेनाएं या असैनिक तथा न्याय संबंधी शक्ति इस सूबेदार के ही हाथों में होती थी। मतलब इसमें यह बोला जाता है कि जितने भी अगर वहाँ पे अगर युद्ध होता था शत्रु के विरुद्ध, तो जितने भी सेना वहाँ पे जो 3 अंग में जो बांटा गया था वो सारे को एकत्रित हो जाती थी और अपने शत्रु के साथ युद्ध करते थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो यहाँ पे सेकंड नंबर में जो पॉइंट जो लिखा गया है वो है स्थानीय शासन, मतलब किस प्रकार से वहाँ के स्थानीय शासन है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो राज्य के विभिन्न प्रांत में कई नाडू में विभक्त थे। मतलब यहाँ पे जो प्रांत वहाँ पे जो अलग अलग विभागों में जो बांटा गया है वो कई सारे नाडू में विभक्त किए गए थे। प्रत्येक नाडु कई नगरों तथा ग्रामीण में विभक्त थी। जो एक नाडु जो था वो कई सारे नगरों या फिर ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ था। ग्राम का प्रबंध पंचायतों द्वारा होता था, जिसे गांव सभा कहते थे। जो वहाँ के जो ग्राम जो पंचायत जो थी वह गांव सभा द्वारा किया जाता था। वहाँ की गांव का लेखक तोला, चौकीदार, बोगर, चौधरी तथा अन्य अनेक वंशानुगत पदाधिकारी का सहायता से गांव का प्रबंध किया करती थी, और इसके पदाधिकारियों के जरिए अथवा कृषि के उपज के एक भाग के रूप में वेतन दिया जाता था। मतलब वहाँ पे जो वहाँ सैनिक जो थे, नायडू जो थे, वह कई सारे जो वहाँ पे पदाधिकारी थे उसके जरिए या फिर कृषि से जो वहाँ पे कर्ज टैक्स जो लिया जाता था उसके जरिए वहाँ के उससे जो टैक्स के माध्यम से जो आता था पैसा, उसी को भाग के रूप में वहाँ के लोगों को वेतन दिया जाता था। अगला में जो पॉइंट जो लिखा गया है वो है विजयनगर शासन व्यवस्था का दोष, मतलब किस प्रकार से यहाँ पे दोष दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो कि इसमें लिखा गया है कि यद्यपि विजयनगर की संपूर्ण शासन व्यवस्था विस्तृत रूप से सुसंगठित तथा न्यायपूर्ण थी, और किंतु उसमें कुछ दोष भी थे जो निम्नलिखित हैं। मतलब यहाँ पे यह बोला गया कि जो विजयनगर जो साम्राज्य जो था वह काफ़ी ज़्यादा सुदृष्ट जिसे बोल सकते हैं वह यहाँ पे माना जाता था। किंतु अगर जो कोई भी चीज़ का अगर पॉजिटिव चीज़ है तो उसका नेगेटिव होना अनिवार्य है। तो उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उसकी दोष हैं, उसके बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा गया वह है प्रांतीय सुबेदारों में हाथों में अत्यधिक शक्ति थी, और अंत में यही उसके छीन भिन होने का कारण प्रसिद्ध हुआ।
जो वहाँ प्रांतीय जो सूबेदार है उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा शक्ति थी, मतलब जिसे बोल सकते हैं पावर, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा पावर थी, उसके साथ उसी की वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन होते गया। सेकंड पॉइंट में जो लिखा गया वो है सैनिक संगठन इतना सुयोग नहीं था जितना कि होना चाहिए था, और उसके विशेषकर स्थिति में जबकि विजयनगर के निरंतर बहमयानी सुल्तानों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता था। मतलब इसमें ये जो पॉइंट में बताया गया है कि जो सुयोग मतलब संगठन, जो सैनिक जो संगठन था उतना मजबूत नहीं था जितना वहाँ पे होना चाहिए था। अगला जो थर्ड नंबर में जो पॉइंट में जो इसका दोस्त के बारे में लिखा गया वह है राज्यों ने यह भूल कि व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से पुर्तगालियों का राज्य के पश्चिमी तट पर बह जाना। जो वहाँ के विजयनगर साम्राज्य जो था वह जो वहाँ के पुर्तगाली जो थे वह राज्य के जो पश्चिमी जो तट था वहाँ पे बस जाने दिया गया, और इसी वजह से वहाँ पे पतन का भी कुछ दोष वहाँ से प्राप्त मिला है। अगला जो पॉइंट वह है उन्होंने लोगों की व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का दमन करने का नहीं किया। मतलब जो वहाँ के व्यक्तिवादी जो प्रवृत्ति थे उसे दमन करने की सोच में इन्होंने नहीं थे। अब जो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा गया वो है सामाजिक स्थिति, मतलब विजयनगर साम्राज्य की जो सामाजिक स्थिति थी किस प्रकार से थी उसके बारे में, मतलब यहाँ पे जो खान पान की व्यवस्था थी किस प्रकार थी, मनोरंजन करना किस प्रकार की थी आदि कई सारे को यहाँ पे पॉइंट में रखा गया है। जो कि यहाँ पे लिखा गया कि विदेशी यात्रियों के लेखों में हमें विजयनगर के लोगों के सामाजिक जीवन का स्पष्ट चित्र मिलता है, जो कि निम्नलिखित विशेषताओं में स्पष्ट किया गया है। जो कि फर्स्ट में जो यहाँ पे लिखा गया है वह है वर्ण व्यवस्था। जो फर्स्ट पॉइंट पे जो लिखा गया है वह है वर्ण व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार की यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसमें यह लिखा गया है कि विजयनगर साम्राज्य का वर्ण व्यवस्था का पोषक था, जो कि हिंदू समाज के चारों अंग ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य और शूद्र वहाँ रहते थे, और साथ ही साथ इसके साथ ब्राह्मण को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। और राजा जो कृष्णदेव राय, जो वहाँ के जो ब्राह्मण जो राजा थे वह थे कौन थे, वो थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने ब्राह्मण की सहायता के लिए नया कर लगाया था। मतलब यहाँ पे चारों वर्ग के लोग रहते थे, जो ब्राह्मण हो या फिर वैश्य हो या फिर शूद्र हो आदि कई सभी यहाँ पे रह सकते थे, और सबका अलग अलग एक उच्च स्थान दिया गया था। अगला में जो लिखा गया वो शासन में ब्राह्मणों की राय ली जाती थी, और ये ब्राह्मण वेद पाठ करते थे, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सेना के उच्च पदों की नियुक्ति किया जाता था, और ब्राह्मण व्यापार भी करते थे। जो यहाँ के जो सर्वप्रथम जो बांटा गया था उसमें सबसे बड़ा अगर माना जाए तो ब्राह्मण थे, जिसे उच्च स्थान प्राप्त था। जैसे में ब्राह्मण जो करते थे वो वेद पाठ आदि कई सारे कामों को इन्होंने करते थे, और साथ ही साथ ब्राह्मण लोग भी व्यापार करते थे। और अगर सेना की अगर नियुक्ति की जाती थी तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को जो उच्च पद जो दिया जाता था वो ब्राह्मणों को ही दिया जाता था। सेकंड पॉइंट में जो लिखा गया है वो खान पान की किस प्रकार की व्यवस्था थी उसके बारे में। तो यहाँ पे ब्राह्मणों का समाज में अधिक प्रभाव था, क्योंकि जो ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी जातियों को खान पान का प्रतिबंध नहीं थे, और राजा तथा साधारण जनता मांसाहारी थी, और गाय तथा बैल को छोड़कर सभी प्रकार की गोश्त खाया करते थे, चूहे तथा बिल्ली के मांस भी खाया करते थे। मतलब यहाँ पे जो ब्राह्मण जो वर्ग थे उसे छोड़कर मतलब वो किसी भी मांसाहारी में शामिल नहीं थे, और उसके अलावा भी जितना भी वहाँ पे जाति निवास करती थी वह मांसाहारी भी थे, जो कि इसमें अगर बोला जाए तो इसमें गाय और बैल को ही छोड़कर सभी चीज़ों का मांस खाते थे। अगला में है स्त्रियों की दशा, मतलब नारियों की किस प्रकार से वहाँ पे दशा थी उसके बारे में, यहाँ पे महिलाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। जो कि इसमें लिखा गया है कि समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था, जो कि विद्या प्राप्त करने की सुविधा भी मिली हुई थी। इसके साथ साथ राज्य में उच्च पदों पर भी स्त्रियों को रखा गया, जो कि प्रथा का प्रचलन नहीं था, और स्त्री पुरुष के सामाजिक उत्सवों का युद्ध में भी भाग लेती थी। जो कि वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उसे काफ़ी ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त दिया जाता था, जितना पुरुषों को दिया जाता था उतना ही स्त्रियों यानी महिलाओं को भी वहाँ पे उच्च स्थान दिया जाता था। विजयनगर में विधवा और विवाह का उल्लेख नहीं था, जो कि वहाँ के लोग जो विधवा विवाह था, जो कि अगर किसी महिला की अगर हस्बैंड अगर मर जाती है और अगर वो महिला अगर विधवा हो जाती है तो उसका विवाह करने का वहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता था। स्त्रियों की पति की मृत्यु के बाद सती हो जाया करती थी, और विधवाओं का जीवन पाप युक्त माना जाता था। हाँ, मौर्य काल में समान व्यसनाएं भी समाज में रहती थी, और कृष्णदेव राय के समय स्त्रियों के लिए अलग गणिका नगर बसाया गया। मतलब इसमें सही में है जो अगर महिला की अगर हस्बैंड अगर मर जाते हैं तो उसे मतलब दूसरी शादी करने की इसमें प्रथा नहीं थी। अगला में जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है वो है मनोरंजन, मतलब किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में मनोरंजन किया करते थे उसके बारे में। मतलब इसमें यह बताया गया कि धनी तथा शासन वर्ग के लोग अपना समय विविध प्रकार से मनोरंजन में व्यतीत करते थे। साधारण जनता पशु पक्षियों की लड़ाई दिखाई जाती थी। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो मनोरंजन के लिए व्यक्तियों के लिए जो पशु पक्षियों जैसे में अगर आप मेला या फिर कहीं भी अगर चीज़ में अगर गए होंगे तो जो लड़ाई को या फिर खेल को दिखाया जाता था उस प्रकार से वहाँ भी दिखाया जाता था। शिकार भी उस समय होती थी, जो कि हिंदू लोग अपने त्योहारों में भाग लेते थे, और बसंत का उत्सव भी होती थी। जैसे में बसंत में अगर बोल दिया जाए, जो कि यहाँ पे जो बसंत पंचमी का जो उत्सव था, जैसे में यहाँ पे बोल सकते हैं तो होली, दशहरा, रामनवमी आदि कई सारे त्योहारों के आधार पर होते थे। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे में हो गया होली हो गया, दशहरा हो गया, रामनवमी हो गया, काफ़ी ज़्यादा जो हिंदुओं के त्यौहार है सभी को मनाया जाता था, और खेल शासन के वर्ग में भी हुआ करता था। मतलब मनोरंजन के लिए अगर बोला जाए तो सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था।
अगला जो इसमें चलिए निष्कर्ष की ओर देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष में जो बताया गया है, जो इसका निष्कर्ष है उसका भी देख लेते हैं, क्योंकि जो जितना भी क्वेश्चन का जितना भी पॉइंट लिखते हैं तो जो सार जो इसका बचता है ना वह पूरा निष्कर्ष में ही बचता है। तो आप लोग एग्जाम के टाइम में निष्कर्ष को लिखना नहीं भूलिएगा, निष्कर्ष लिखना आवश्यक ही माना जाता है। इसमें जो निष्कर्ष में लिखा गया कि विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक वैभव एक महान युग था, जो कि 300 वर्षों तक दक्षिण भारत में कला साहित्य और संगीत स्थापित और सामाजिक जीवन का केंद्र रहा। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भारत की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षित रखने में अत्यंत सहायक रही और आज भी हम्पी के विशेषकर विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण इतिहास और अद्भुत सांस्कृतिक चमत्कारों की गवाही देते हैं। लेकिन इसमें यह पूरा में बोला गया है कि जो विजयनगर जो साम्राज्य की जो अगर बोला जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संस्कृतियों की उपलब्धियां प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। साथ ही साथ स्थापत्य और साहित्य, संगीत के धर्म और सामाजिक जीवन की इसकी उपलब्धियां भारतीय संगीत के धरोहर हैं और आने वाली पीढ़ियों का प्रेरित करती रहेगी। जो इसमें उपलब्धियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना जाता है और जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको भी ये विजयनगर साम्राज्य प्रेरित करेगी। तो यही था आज का वीडियो, जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से हम लोग जाने। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।